नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 में बॉटनी में एक नई मूल लेके आए हैं, एक बीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूल की जो आंतरिक संरचना है, उस आंतरिक संरचना में हम मक्का में पाई जाने वाली जो आंतरिक संरचनाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर मक्का को हम एक बीजपत्री मूल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसमें हमारे को एक बीजपत्री मूल जो मक्का की जो मूल है, इसको हम साधारणतः अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसके लिए हमारे को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इसको आसानी से देख पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखने के लिए हमारे को पहले जो एक बीजपत्री मक्का की जो मूल है उसका टीएस काटना पड़ेगा, अर्थात उसको ऐसे अनुप्रस्थ काट में काटना पड़ेगा। उसके बाद में उसकी स्लाइड बना करके और हमारे को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देख करके इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से मुख्य भाग पाए जाते हैं और उन मुख्य भागों का जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या होता है, उन सब के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो एक बीजपत्री मूल की बात कर रहे हैं, मक्का की मूल है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट की बात करें तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा रूट हेयर। रूट हेयर का मतलब क्या होता है कि जो बाह्य जो त्वचा होती है, ये बाह्य त्वचा है। इस बाह्य त्वचा पर धागे नुमा छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। इन धागे नुमा छोटी छोटी संरचनाओं को क्या बोलते हैं? रूट हेयर या मूलाभास कहते हैं। इन मूलाभासों का मुख्य कार्य क्या है? जो मृदा में पाया जाने वाला जो जल है, उस जल का अवशोषण करने का इनका मुख्य कार्य है और इन अवशोषण के द्वारा ये जो जल को अवशोषित करके और मुख्य जो पादप हैं, उस पादप के मुख्य जो भाग हैं, उन भागों पर ये पहुंचाने का मुख्य कार्य करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है एपिब्लेमा। एपिब्लेमा को हम बाह्य त्वचा भी बोल सकते हैं। बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा की बात करते हैं तो सबसे पहला ये जो आपको पतली जो परत दिखाई दे रही है वो क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा कहलाती है। बाह्य त्वचा कई प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है और ये सबसे बाहरी परत होती है। इस परत का मुख्य कार्य ये होता है कि इस परत के आंतरिक छोर पर पाए जाने वाली सभी संरचनाएं, चाहे वो वल्कुट हो, एंडोडर्मिस हो, जाइलम हो, फ्लोएम हो या पित्त हो, इन सभी की रक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो किसका है? एपिब्लेमा या बाह्य त्वचा का है। उसके बाद में हम जो बात करते हैं बाह्य त्वचा के बाद में लेते हैं कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को हिंदी में वल्कुट कहते हैं। ये वल्कुट है कोर्टेक्स। अब कोर्टेक्स की बात करते हैं तो ये बाह्य त्वचा से लेकर के और जो अंतस्थ त्वचा है, बाह्य त्वचा से लेकर के अंतस्थ त्वचा के मध्य में पाई जाने वाली अनियमिताकार, गोलाकार, बहुभुजाकार जो संरचनाएं हैं वो क्या कहलाती है? कोर्टेक्स कहलाती है या वल्कुट कहलाती है। इन वल्कुट का क्या कार्य होता है? ये वल्कुट इन रिक्त स्थानों में पाई जाने वाली आपूर्ति को ये पूर्ण करती है। प्रत्येक जो कोर्टेक्स में जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का आकार सामान्यतः गोलाकार हो सकता है, बहुभुजाकार हो सकता है या आयताकार हो सकता है। आपको ये गोलाकार संरचनाएं दिखाई दे रही है। इन गोलाकार संरचनाओं में यदि हम बात करें तो प्रत्येक दो कोशिकाओं के पास में कुछ रिक्त स्थान पाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ रिक्त स्थान है। तो ये जो रिक्त स्थान ये जो पाए जा रहे हैं, इन रिक्त स्थानों को बोलते हैं एयर पोर या वायु अवकाश बोलते हैं। तो ये दूसरा जो पॉइंट है वल्कुट, ये पूरा हुआ।
तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को हिंदी में बोलते हैं अंतस्थ त्वचा। अंतस्थ त्वचा। अंतस्थ त्वचा क्या होती है? वलकुट से नीचे जो पाई जाने वाली जो परत है वो क्या कहलाती है? अंतस्थ त्वचा कहलाती है। अंतस्थ त्वचा के पास में नीचे की परत में एक मुख्य और परत पाई जाती है। उस परत को हम क्या बोलते हैं? पेरिसाइकिल या परिरंभ कहते हैं। अंतस्थ त्वचा और जो परिरंभ होता है वो दोनों आपस में सटे हुए बने होते हैं। और अंतस्थ त्वचा का जो मुख्य जो कार्य होता है वो मुख्य कार्य ये है कि अंतस्थ त्वचा जाइलम, फ्लोएम और मज्जा की रक्षा का कार्य करती है। ये अंतस्थ त्वचा हो गई। उसके बाद में अगला पॉइंट लेते हैं हम पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल को क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं परिरंभ। परिरंभ की बात करें तो परिरंभ क्या होता है? अंतस्थ त्वचा के ठीक नीचे, अंतस्थ त्वचा के ठीक नीचे जो परत पाई जा रही है वो परत क्या कहलाती है? पेरिसाइकिल कहलाती है, जिसे हम परिरंभ कहते हैं। यह परिरंभ जो परत है अंतस्थ त्वचा की, उस अंतस्थ त्वचा की परत से बिल्कुल सटी हुई होती है। और इसको हम जनरली देखें तो हमारे को अंतस्थ त्वचा और जो परिरंभ है वो साधारणतया एक ही परत दिखाई देती है, परंतु इसको अत्यधिक गहराई के साथ देखा जाए तो दोनों परतों को हम आसानी से अलग अलग करके भी देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका परिरंभ। उसके बाद में, परिरंभ के बाद में हम बात करते हैं, पांचवा जो पॉइंट है वो है संवन बंडल। संवन बंडल। संवन बंडल को क्या बोलते हैं? वैसे वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ये संवन बंडल है। अब संवन बंडल का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में एक विचार आता है कि संवन बंडल में जनरली हम किसकी गणना करते हैं? जाइलम की गणना करते हैं और फ्लोएम की गणना करते हैं। हम जाइलम के बारे में जानते हैं कि जाइलम एक ऐसा पार्ट होता है जड़ का जो मृदा में पाए जाने वाले जो जल है उसको ऑब्जर्वेशन करता है, अवशोषित करता है और उसको अवशोषित करके वो रूट हेयर को दे देता है। रूट हेयर की सहायता से फिर वो एपिडर्मिस में आएगा, फिर वो वलकुट में आएगा, फिर एंडोडर्मिस में आएगा। इस प्रकार पूरी ये जो प्रोसेस है जड़ से लेकर के तना, पत्तियां, पुष्प, फ्लावर और बीज, इन सब तक ये जो प्रोसेस है जल का जो वितरण होता है वो जल का वितरण जाइलम के द्वारा होता है। अब जाइलम की हम यदि बात करें तो जाइलम जो होता है वो जाइलम कितने प्रकार के होते हैं? जाइलम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। अब हम बात करते हैं प्रोटोजाइलम की। प्रोटोजाइलम की यदि हम बात करें तो प्रोटोजाइलम क्या होता है? प्रोटोजाइलम जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कि प्रोटो का मतलब क्या होता है? छोटा, और मेटा का मतलब क्या होता है? बड़ा। मेटा यानी मोटा, तो मोटा का मतलब क्या हुआ कि बड़ा, प्रोटो का मतलब क्या हो गया? छोटा। तो ये आपको लाल रंग में मैंने इनकी जो जाइलम की जो स्थिति है, जाइलम की जो संरचना है उसको मैंने लाल रंग से रेखांकित किया है। तो ये जो लाल कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? जाइलम की संरचना है। और ये जो जाइलम होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों में व्यवस्थित होता है। जो आकार में आपको पीछे धीरे धीरे ये छोटे आकार में जो दिखाई दे रहे हैं वो तो होते हैं मेटाजाइलम, और जो छोटे होते हैं वो तो प्रोटोजाइलम, और जो मोटे आकार के आपको लाल कलर के ये जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या होते हैं? प्रोटोजाइलम। और
मेटाजाइलम, दोनों प्रकार के समझ में आ गए। छोटे जो जाइलम का प्रकार होगा वो प्रोटोजाइलम होगा, और बड़े आकार का जो जाइलम का प्रकार होगा वो क्या होगा, मेटाजाइलम होगा। तो ये जाइलम के प्रकार आपके समझ में आ गए, कार्य भी आपके समझ में आ गए होंगे। मुख्य कार्य वो ही जल का अवशोषण करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं जाइलम का मुख्य जो पॉइंट है वो ये है कि हमेशा एक बीज पत्री जो जड़ होगी, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, चाहे चावल हो, कोई भी एक बीज पत्री पादप की यदि हम मूल की संरचना देख रहे हैं तो उनमें जाइलम की जो संख्या होगी वो जाइलम की संख्या 6 से अधिक होगी। ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि एक बीज पत्री पादपों की जो जड़ होती है, जो रूट होती है, उसमें जाइलम की संख्या कितनी होती है। तो 6 से अधिक जो संख्या होगी वो एक बीज पत्री मूल में भी होगी और एक बीज पत्री तने में भी होगी। तो ध्यान में रखने का सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है कि एक बीज पत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल को हमें अलग अलग कैसे पहचाने, तो उसका मुख्य जो तरीका है पहचानने का वो यही है कि यदि 1 से 6 तक जाइलम की संख्या है तो वो द्विबीजपत्री मूल होगी, और 6 से अधिक यदि जाइलम की संख्या है तो वो एक बीजपत्री मूल होगी। आज हम एक बीजपत्री मूल मक्का की मूल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें जो पाए जाने वाले जाइलम हैं उनको आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि संख्या किससे ज्यादा हुई, 6 से ज्यादा हुई। संख्या कितनी हुई, 8 हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बीजपत्री मूल है, और एक बीजपत्री मूल में भी कौन सी मूल है, मक्का की मूल है। तो संख्या के आधार पर अपने को यही ध्यान रखना है, चाहे कोई भी परीक्षा में पूछा जाए या प्रायोगिक परीक्षा में पूछा जाए, तो एक बीजपत्री मूल में हमेशा जो जाइलम की संख्या होती है वो 6 से अधिक होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम, ये जाइलम के पास में आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही है वो क्या है, फ्लोएम है। फ्लोएम का जो मुख्य जो कार्य होता है, खनिज लवण, खनिज लवणों को और जो अन्य उत्पाद जो पाए जाते हैं, मिनरल्स जो पाए जाते हैं, उन सभी मिनरल्स को पादप के जड़, तना, पत्तियां, पुष्प और फलावर तक पहुंचाने का मुख्य कार्य किसका होता है, फ्लोएम का होता है। तो फ्लोएम के बारे में ज़्यादा इतना कुछ है नहीं जाइलम जितना, तो फ्लोएम के बारे में केवल अपने को इतना ध्यान रखना है कि जो फ्लोएम होते हैं वो जाइलम के पास में पाए जाते हैं, जाइलम से सटे हुए होते हैं। दोनों जाइलमों के बीच में एक फ्लोएम पाया जाता है, और फ्लोएम की जो संरचना होती है वो जाइलम की तरह नहीं होती। इनकी संरचना छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती है, और इन फ्लोएम का जो मुख्य कार्य है वो खनिज लवणों को पादप के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। उसके बाद में है पित्त। पित्त का मतलब क्या होता है, छठा पॉइंट है हमारे पित्त। पित्त का मतलब क्या होता है, मज्जा। मज्जा को हम क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं। तो पित्त की बात करें तो ये जो पित्त है एक बीजपत्री पादपों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कुछ पादपों में क्या होती है, मज्जा के स्थान पर मेड्यूलरी रेज पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं मज्जा रश्मियां। तो ये मज्जा रश्मियां भी कुछ पादपों में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने आज जो एक बीजपत्री मूल की संरचना है, उस एक बीजपत्री मूल की संरचना में मक्का की मूल का अध्ययन किया है। और मक्का के मूल में मुख्य जो भाग हैं, बाह्य त्वचा है, वलकुट है, अंतस्त्वचा, परिरंभ, संवन मंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ रहे हैं, और पित्त, इन सभी भागों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अब हम कुछ
क्वेश्चंस की बात करते हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा पूछे जाते हैं। प्रश्न बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें हमेशा 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि एक बीजपत्री मूल यानी कि मक्का की मूल के बारे में आंतरिक संरचना बताते हुए विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए। तो उसके बारे में हम जैसे मक्का की ये एक बीजपत्री मूल है तो पहले हमारे को डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद में प्रत्येक जो भाग है जैसे रूट हेयर है, एपिब्लेमा है, कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम और पित्त, इन सभी के बारे में हमारे को विस्तार पूर्वक लिखना है और इन सभी का हमारे को कार्य बताना है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये जो टॉपिक है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आगामी क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।